नमस्कार। आज मैं सौम्या त्रिपाठी आपके सामने एक नाट्य मंचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो एक अंडमान निकोबार की लोक कथा पर आधारित है जिसका नाम है तंतारा वामेरो कथा। तो आइए अब हम पात्रों से आपको परिचित करवाते हैं। इस कहानी की मूलतः 3 सूत्रधार हैं। पहली सूत्रधार मैं खुद, दूसरा सूत्रधार सिद्धार्थ जैन, तीसरी सूत्रधार सृष्टि है। और भी कई पात्र हैं। पहला पात्र तंतारा जो विशेष तन्वर जिसका अभिनय कर रहे हैं। तमन्ना वामेरो का अभिनय कर रही है। सृष्टि वामेरो की माँ का अभिनय कर रही है। वहीं दूसरी ओर शिवम गांव वालों का अभिनय कर रहे हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि ये प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब कार निकोबार और लिटिल अंडमान आपस में जुड़े हुए थे तब वहीं पास में एक गांव था। गांव में एक सुंदर एवं शक्तिशाली व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था ततारा। वह बहुत ही नेक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह सभी गांव वालों की मदद करता था। अपने गांव की ही नहीं अपितु पूरे द्वीप समूह की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे एवं उसका आदर भी करते थे। जब भी कोई पूज एवं त्योहार का आयोजन हुआ था तब उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया तो आकर्षक था ही, साथ ही में उसके आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसके करीब रहना चाहते थे। तंतारा हर समय अपने पारंपरिक पोशाक के साथ अपने कमर पर एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता। लोगों का मत था कि उस तलवार में दैवीय शक्ति है। तंतारा उस तलवार का न किसी के सामने प्रयोग करता न उसको कभी अपने से अलग होने देता, किंतु उसकी चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोगों उसमें दैवीय शक्ति का होना मानते थे। उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। सूरज डूब रहा था, समुद्र की ठंडी बेरियां बह रही थी, पक्षियां अपने घरों को लौट रहे थे। ततारा का मन शांत था। तभी कहीं पास से एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। गीत मानो बहता हुआ उसके कानों की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गाना इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वहीं दूसरी ओर लहरों के प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य के कारण वह विस्मृत हो उस ओर बढ़ने लगा जहाँ से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह अंततः उसकी नज़र एक युवती पर जा पड़ी जो शाम के सौंदर्य में एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गाना गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उससे पहले कि वह सामान्य हो पाती उसे अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? पहले तुम बताओ, तुम कौन? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण क्या है? ततारा मानो सुध-बुध खोया हुआ था। उसने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अरे, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही ना हुआ। सच बताओ, कौन हो तुम? लबाती गांव में कभी देखा नहीं तुम्हें। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से न पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ढीठता की हद है। जब से परिचय पूछ रही हूँ फिर भी तुम एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? तुम्हें गांव के नियमों के मालूम है नहीं मालूम? मुझे माफ कर दो, मैं जीवन में पहली बार ऐसे विचलित हुआ हूँ। देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वामीरो। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आचार रहित
एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की वह अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अपनी इस प्रतिक्रिया से अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले ही वह लपाती के उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहां उसने वामिरो को पहली बार देखा था। वह उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल उसके लिए पहाड़ से भी भारी हो रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि अगर वामिरो ना आई तो। वह इस पर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। वह सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती की रास्ते पर नज़रें दौड़ाता रहता। तभी उसे सहसा नारियल की झुरमुटों में से एक आकृति दिखने लगी। आकृति के साफ होते ही उसे इस बात का ज्ञात हो गया कि वह और कोई नहीं, वह वामिरो ही थी। वह घबराहट के कारण अपना मुख छिपाते हुए चली आ रही थी। वह बीच बीच में अपनी इधर उधर दृष्टि दौड़ाना भी ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक खड़ी हुई। वे दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ दौड़ी, और मगर तंतारा वहीं अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिव्रत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा हो रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था और खबर हवा की तरह फैल उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों में संबंध संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाह फैलती रही। तुम्हारी शादी नहीं की जा सकती क्योंकि ये परंपरा के विरुद्ध है, और अतः तुम अलग गांव के हो, ये गांव के खिलाफ है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था। वर्ष में एक बार होने वाली इस प्रतियोगिता में गांव के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वह बाद में नृत्य व संगीत और भोजन का भी आयोजन किया जाता था। शाम से ही सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए गए। तंतारा मानो इन कार्यक्रमों में तनिक भी न था। उसकी व्याकुल आंखें न जाने वामिरो को खोजने में ही व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होठ काँप रहे थे। तंतारा को देखते ही फूट फूट कर वह रोने लगी। तंतारा भी दूसरी ओर बहुत विवल हुआ। कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामिरो के उन रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई और दोनों को देखकर आग बुगला हो उठी। तुम फिर आ गए। ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम इसका मेले में भी पीछा करते करते आ गए, और ये तुमने कितना रुला दिया। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ उसकी तलवार की मुठ पे जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ता रहा। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब तंतारा को कोई राह न सूझी तो मानो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा था।
सब लोग घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक जा पहुंचा। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींची गई थी वहाँ दरारें पैदा होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े ही होने लग गए हों। ऐसी गड़गड़ाहट की गूंज किसी ने कभी भी न सुनी थी। द्वीप के किनारे ऐसे दृश्य की कल्पना भी किसी ने न की थी। वह सिहर उठे थे। उधर वामिरो भी फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा, तंतारा, तंतारा। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसा ही अंतिम छोर पे पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समूह धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। वामिरो, वामिरो, वामिरो। तारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा था और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। उसके बाद तंतारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। इधर वामिरो भी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी और आज न तंतारा है न वामिरो।